नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि कुमारी पर फिर से आपके बीच बिहार विशेष सर्वेक्षण के श्रृंखला में एक और वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि सर्वे के बारे में लोगों को जागरूक करना और बहुत सारे जमीन के प्रकार होते हैं उनके बारे में बताना। अच्छा, एक चीज जो सर्वे में अभी चल रहा है पूरे बिहार में कि सर्वे को स्थगित करने के संबंध में एक सांसद महोदय का लेटर भी पूरा चल रहा था, वायरल हो गया था। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के अफवाहों पे आपको कोई ध्यान नहीं देना है और मैं पूरी तरह से जहाँ तक समझ रहा हूँ कि ये उन लोगों के द्वारा ये चाल चला गया है, षड्यंत्र के तहत ये बात बोली गई है कि सर्वे को बंद किया जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है। जो जमीन माफिया हैं, जिनको जमीन से फायदा उठाना चाहते हैं और वो अस्पष्ट दस्तावेज के तौर पे वो जमीन का फायदा उठाते हैं, वो चाहते हैं कि दस्तावेज कभी भी स्पष्ट रूप से जनता के पास नहीं जाए ताकि मेरा रोजी रोटी दुकान चलता रहे। तो वैसे लोगों के बहकावे में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। सरकार जो है पूरी तरह से तत्पर है कि किस तरह से हमें सर्वे करना है और जो भी जमीन के मालिक हैं उनका जो हित है, उनके भलाई के लिए वो सोच रही है, उनके हित का ख्याल रख रही है सरकार। और आगे भी मैं बताना चाहूँगा कि सर्वे का जो मुख्य प्रक्रम है, एक है आपका खतियान बनाना, दूसरा है आपका नक्शा बनाना। अगर खतियान बन जाता है तो उसमें आपका खाता, खेसरा और नाम आ जाएगा जो भी वर्तमान में जीवित व्यक्ति हैं, और नक्शा बन जाएगा तो जो भी आपका भूखंड है उस भूखंड का पूरी तरह से हूबहू नक्शा बन जाएगा। तो सर्वे के पीछे का मानसिकता साफ है कि पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जमीन का सर्वे हो और जिससे वास्तविक जमीन के मालिक को जमीन मिल जाए और उसका मानचित्र का भी निर्माण हो जाए। दूसरी प्रगति चल रहा है, सर्वे काम हो रहा है पूरे बिहार के सभी अंचलों में, सभी राजस्व ग्रामों में। तो जैसा कि अफवाह उड़ाया जा रहा है कि बिहार सरकार जो है लोगों को जमीन से बेदखल कर रही है, लोगों के पास अगर पर्याप्त कागज नहीं है तो बिहार सरकार के नाम से उनके जमीन का खाता खोल दिया जाएगा। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि वैसी कोई भी बात नहीं है। अगर आपके पास पर्याप्त कागज नहीं है, प्रथम चरण में अगर आपके पास पर्याप्त कागज नहीं है तो आगे वैसे 3 चरण में सुनवाई होगा। प्रथम चरण प्रपत्र 8 में आपत्ति होता है, द्वितीय चरण प्रपत्र 14 में आपत्ति होता है और तृतीय चरण जो होता है प्रपत्र 21 में आपत्ति होता है। उस समय आप दस्तावेज दें और आपका खाता खुलेगा। मान लीजिए खतियानी रैयत है, दखल कब्जा है और उनके पास रसीद नहीं मिल रहा है, बहुत बाढ़ आ गया, कभी आग लग गया तो उसमें उनका दस्तावेज जो है नष्ट हो चुका है। तो उस केस में अगर खतियानी रैयत है तो वंशावली के आधार पर भी खाता खोला जा सकता है। कब्जेदार का भी नाम लिखेगा, उसमें सारा चीज आपका पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से सर्वे किया जा रहा है। अब मैं जमीन के प्रकार के बारे में आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। एक प्रकार मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से जो भी बंटवारा में उत्पन्न विवाद की स्थिति में किस तरह से समाधान होगा, और आज हम आपको एक खास टाइप के जमीन के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, मंदिर, मस्जिद, मठ, धार्मिक न्यास से संबंधित जो भी भूमि है, वक्फ का जो भूमि है, उस केस में किस तरह से सर्वे किया जाएगा। बहुत सारे रैयतों का प्रश्न है कि मंदिर का जमीन है, ये किसके नाम से खाता खुलेगा। मंदिर का जमीन का जो पुजारी है, महंत है, वो चाहता है कि मेरे नाम से खाता खुल जाए। तो वैसे वैसे प्रश्न आते रहते हैं। तो इस प्रश्न को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो कि आपका है। देखिए, पहला जो है एक प्रश्न है आपका, जैसे कोई बोल रहा है तो देख लीजिए आपका, मंदिर या मठ की सेवायत या महंत धार्मिक न्यास परिषद से बिना पूर्व है तब क्या होगा। ठीक है, इस केस में देखिए, बिना धार्मिक न्यास परिषद जो है अगर उसकी बिना अनुमति प्राप्त किए अगर वो बिक्री करते हैं तो ये पूरी तरह से अवैध है। ये बात आपका कहाँ पे लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 44 का उल्लंघन है। ये 1950 के धारा 44 में साफ लिखा हुआ है कि बिना अनुमति प्राप्त किए, धार्मिक न्यास परिषद से बिना अनुमति प्राप्त किए आप जमीन को खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका इसी से संबंधित है
कि मंदिर को जमीन दान में दी गई है, रजिस्ट्री भगवान के नाम से है। मान लीजिए बहुत सारे रैयत हैं, गांव के रैयत होते हैं, या फिर कोई भी एक रैयत आपका दान दे दिया जमीन को मंदिर के नाम से। रजिस्ट्री किन के नाम से है? भगवान के नाम से है। साथ ही सेवादार का भी नाम डीड में है। सेवादार या मंदिर का पुजारी अपने नाम से रसीद कटवा रहा है, खाता किसके नाम से खुलेगा? इसमें बता देते हैं आपको कि खाता जो है मंदिर के देवता या ट्रस्ट के नाम से खुलेगा। सेवादार के रूप में सेवायत का नाम कैफियत कॉलम में अंकित रहेगा। सेवायत का नाम आपका दर्ज रहेगा कॉलम में, अभिक्ति कॉलम, कैफियत कॉलम में, लेकिन खाता हमेशा मंदिर के देवता, भगवान या फिर ट्रस्ट के नाम से खुलेगा। ठीक है, ये भी आपका पत्र है बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का पत्र संख्या 3894 दिनांक 2/7/1985। यदि ट्रस्ट धार्मिक न्यास परिषद के अधीन है तो धार्मिक न्यास परिषद के बारे में बात कर रहे हैं आपके, इसके रिगार्डिंग आपका जमीन का खाता हमेशा मंदिर के देवता के नाम से खुलेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका एक क्वेश्चन है, बहुत सारे रैयत भी इस सवाल को करते हैं कि आजादी के पहले, है ना, आजादी के पहले 100 रुपए के वैल्यू के नीचे का अनिबंधित दस्तावेज के आधार पर अगर दखल कब्जा मंदिर पुजारी सेवायत हो तो खाता खुलेगा अथवा नहीं। यही दस्तावेज अगर मंदिर के नाम अर्पणनामा के रूप में हो और दखल कब्जा किसी तीसरे व्यक्ति का हो तो खाता किसके नाम से खुलेगा, है ना। दखल कब्जा किसी तीसरे व्यक्ति का है, ना ही आपका सेवायत का है, ना ही आपका मंदिर का नाम से है ना, अनिबंधित पेपर है। तो उस केस में देखिए क्या है, खाता हमेशा मंदिर के भगवान के नाम से ही खुलेगा। कैफियत कॉलम में सेवायतदार का नाम अंकित होगा, साथ ही दखलकार का नाम भी अंकित किया जाएगा। जिनका दखल कब्जा है जमीन पे उनका भी नाम होगा, मंदिर का जो पुजारी है जो सेवा करता है उसका भी नाम होगा, लेकिन खाता जो खतियान में खाता खुलेगा वो मंदिर के देवता, मंदिर के भगवान के नाम से खुलेगा। चौथी बात मैं करूंगा आपका फोर्थ पॉइंट है, सीलिंग से मूर्ति के नाम रिलीज जमीन जो प्राइवेट ट्रस्ट का है का खाता किसके नाम से खुला जाएगा। प्राइवेट ट्रस्ट के केस में देखिए हमेशा किसी भी इस तरह का भूमि हो तो खाता हमेशा मंदिर के भगवान के नाम से ही खुलेगा, और सेवायतदार या ट्रस्टी जो भी प्राइवेट ट्रस्टी भी है तो उनका नाम कैफियत कॉलम में अंकित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है, साफ तौर पे उच्चतम न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय है पूरे भारत का, वहां भी साफ ये निर्देश दिया गया है कि हमेशा खाता मंदिर के भगवान के नाम से ही खुलेगा। ठीक है, और भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं। एक और पॉइंट है कि धार्मिक न्यास की भूमि है परंतु कब्जा किसी व्यक्ति विशेष का है तो खाता किसके नाम से खुलेगा। हमेशा खाता मैंने बताया पहले भी, इस केस में भी खाता देवता के नाम से ही खुलेगा, कैफियत कॉलम में कब्जाधारी का नाम रहेगा। मतलब इस तरह का जो भी मंदिर, मस्जिद, मठ, ट्रस्ट, आपका आश्रम, इस तरह का जो भी भूमि है तो वहाँ के जो इष्ट देवता हैं, भगवान हैं, उनके नाम से ही खाता खुलेगा। कैफियत कॉलम में अभिव्यक्ति में दखलकार का नाम दर्ज होगा, आपका सेवायतदार का भी नाम दर्ज होगा। ठीक है, वक्फ के बारे में बात करेंगे। एक छोटी सी पॉइंट है, वक्फ अभी पूरे भारत का चर्चित है, वक्फ बोर्ड है ना। वक्फ बोर्ड का मामला अभी उच्चतम न्यायालय में भी चल रहा है, लोगों के बीच बहुत ज्यादा इसके बारे में प्रश्न भी है, तो उसके बारे में एक पॉइंट है, मैं वो बता देता हूँ आपको कि वक्फ की संपत्ति में मुतवल्ली के रूप में नाम दर्ज है। ठीक है, और मुतवल्ली के मृत्यु के पश्चात मुतवल्ली के वंशज के रूप में क्या सर्वेक्षण में नाम दर्ज किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि वक्फ की संपत्ति में मुतवल्ली के मृत्यु होने पर उनके वंशज का नाम संपत्ति में दर्ज नहीं होगा। मुतवल्ली दिया जाता है कि मतलब ये जमीन है तो उसका तुम देख रेख करो, उसका जो भी टैक्स वगैरह होता है वक्फ बोर्ड को जाता है ना, तो उसके वंशज का नाम कभी भी दर्ज नहीं होगा। ये भी आपका नियम है, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 10 उपधारा 2 के अनुसार इसमें उल्लेख किया गया है कि कभी भी वंशज के नाम से भूमि दर्ज नहीं होगा। अच्छा, क्या वक्फ की संपत्ति रैयती होगा? तो वक्फ को रैयत के रूप में मानकर उसके भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा। वक्फ बोर्ड को ही रैयत मानना है, मतलब कि खाता वक्फ बोर्ड के नाम से खुलेगा। और आगे भी मैं आपको और भी तरह की भूमि के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और आगे भी मैं तरह तरह की वीडियो, बकास्त भूमि, गैरमजरूआ खास, मालिक आम, आपका जो भी कैसरी हिंद की भूमि है, उन सब के बारे में भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करता रहूंगा।
प्लीज सर्वे में आप पूरी तरह से भाग लें, सर्वेक्षण प्रक्रिया में भाग लें और सर्वे को सफल बनाने हेतु बिहार की जनता को आगे आना चाहिए ताकि जमीन विवाद में कमी आ सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन।